हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली क्लास में हमने देखा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को समझा, है ना। उसमें हमने देखा प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, प्रस्तावना क्या होती है और प्रस्तावना से संबंधित हमने जो उसमें शब्द लिखे गए थे उनको समझा हमने पिछले वीडियो में। अब आज की क्लास में हमें फोकस करना है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए किन किन सोर्स, किन किन स्रोतों का जो है हेल्प ली गई, या फिर उनको लिया भी है तो किस प्रकार से उनमें चेंजेस किए गए हैं ताकि वो भारतीय व्यवस्था में सही तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान क्या है, काफ़ी विशाल है। विशाल मतलब, कहने का मतलब है कि अन्य देशों के संविधानों से हम कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, तो भारतीय संविधान क्या है, काफ़ी विस्तृत है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है ना। इसी कारण भारतीय संविधान क्या है, काफ़ी बड़ा बन जाता है। और यदि हम भारतीय संविधान के निर्माताओं की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें कहीं भी किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, या उसमें कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, या भविष्य में कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को बनाया। ठीक है, यदि हम बात करें तो पहला पॉइंट हम देखें, संविधान निर्माताओं ने हर विषय को स्पष्टता के साथ रखा। क्यों रखा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भविष्य में क्या हो, कोई विवाद की स्थिति ना हो। ठीक है, और इसी कारण हमारा संविधान क्या हुआ, जब हर एक पॉइंट को उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया तो डिस्क्राइब करने से क्या हुआ, हमारा संविधान बड़ा बन गया, विशाल बन गया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें, भारत के संविधान में प्रांतों का संविधान भी शामिल है ना। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, भारतीय संविधान को देखें, तो उसमें भारत के संविधान में, है ना, केंद्र सरकार के नियम भी है ना। केंद्र सरकार के नियम जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा हम देखें केंद्र सरकार के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार है ना। फिर न्यायपालिका है, केंद्रीय न्यायपालिका है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो केंद्र का संविधान भी है। फिर राज्य मतलब प्रांतों का संविधान भी है, जैसे प्रांतों में आप देखें, है ना, हाई कोर्ट है, वहाँ पर विधानसभा है ना, मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है, राज्यपाल गवर्नर का जो उल्लेख है राज्यों के लिए वो वहाँ मिलता है, केंद्र में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का ही क्या है, संविधान में उल्लेख है। यही कारण है कि भारतीय संविधान क्या है, काफ़ी विशाल या काफ़ी बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। यदि हम भारतीय संविधान के बारे में और आगे डिस्कस करें कि क्यों इतना बड़ा है, क्यों इतना विशाल है, तो भारत में भाषाई बहुलता भी है। भाषाई मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती है ना। जैसे नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है, तो साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो बंगाली, है ना, असमी, है ना। मणिपुर में चले जाएं तो वहाँ अलग भाषाएं, तो वेस्ट में चले जाएं तो गुजराती, और देखें पंजाबी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में या प्रांतों में या एक ही प्रांत में एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। इसी भाषाई बहुलता को देखते हुए भारतीय संविधान में, है ना, अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख भी है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि राज्य, है ना, अपने अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भाषा का चयन उनको लगता है। जैसे हम देखें तमिलनाडु में देखें, तमिल भाषा का उपयोग होता है, तो वहाँ पर तमिल भाषा क्या है, राज्य की भाषा होगी, और इंग्लिश को भी प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे भारत में भी देखें इंग्लिश को भी प्राथमिकता दी गई है। जैसे नागालैंड को देखें, वहाँ पर इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई है ना। इंग्लिश वहाँ की राज्य की या कामकाज की भाषा है। मध्य प्रदेश को देखें तो हिंदी यहाँ की भाषा है। तो कहने का मतलब क्या है, भारत में भाषाई बहुलता का कारण क्या है,
संविधान में काफ़ी विस्तार है। ठीक है, एक और चीज़ देखें कि भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ भी हैं, जैसे अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जो काफ़ी हजारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा को रोकने के कारण, रोकना भी एक संविधान की जिम्मेदारी थी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में ऐसी कुरीतियों का अंत हो जाए, है ना, ताकि भारत में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, भारतीय समाज में अनटचेबिलिटी के लिए कुछ एक्ट बनाए गए, है ना। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, ST SC, ऐसी जातियाँ जो जंगलों में निवास करती है, या ऐसी जातियाँ जो अनटचेबिलिटी के कारण क्या है, काफ़ी पिछड़ गई है, तो उनके उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, है ना, भारतीय संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये ज़रूरी था। यदि हम भारत की स्थिति को देखें, प्राचीन काल से ही स्थिति को देखें, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। तो इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही क्या था, भारत में अस्पृश्यता भी आ गई थी। ठीक है, तो इस अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए केवल कह देने मात्र से ही काम नहीं चलता, उसको लिखा गया, एक्ट बनाए गए, है ना। इसके अलावा ऐसी जातियाँ जो जंगलों में रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, वो तो पूर्ण रूप से भारत से कटी हुई हैं, तो उन जनजातियों को भी मुख्य धारा में लेकर आना, है ना। तो उनके लिए नियम बनाए गए, उनके लिए कुछ छूट दी गई प्रावधान में, ताकि वो मुख्य धारा में आ जाएं, पढ़ लिख सकें, संविधान को समझ सकें, भारत की क्रियाकलाप में वो अपना योगदान दे सकें। इसलिए क्या किया गया, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, अनुसूचित जाति जनजाति को भी सम्मिलित किया गया। और सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा, संविधान बड़ा होगा। अब हम भारतीय संविधान के स्त्रोतों की बात कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान बना तो किस प्रकार से बना, इसको कहाँ कहाँ से लिया गया, किन किन संविधानों, किन किन देशों के संविधानों से लिया गया, क्या भारत में ही जो अंग्रेजों द्वारा संविधान बनाया गया था पहले से, क्या उस संविधान को लिया गया। तो दो तरीके से भारतीय संविधान बना है। एक तो बना है आंतरिक, आंतरिक मतलब ऐसा संविधान जो भारत में पहले से ही था, है ना। अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे तो उन्होंने भारत के लिए एक संविधान बनाया था, उसे हम बोलेंगे आंतरिक। और बाह्य संविधान मतलब भारत से पहले कई देश जो कि गणतंत्र बन चुके थे, है ना, उन्होंने अपना संविधान बना लिया था। तो भारत क्या था, एक नया गणतंत्र स्थापित हो रहा था, तो उसे समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, या कुछ नियमों को लेने के लिए उसे बाह्य संविधान की आवश्यकता ही पड़ी, बाह्य देशों के संविधान की आवश्यकता ही पड़ी। इसे हम बोलेंगे बाह्य। ठीक है, आंतरिक मतलब जो भारत में ही अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो वो एक नियम के तहत, एक संविधान के तहत शासन कर रहे थे, उसे हम बोलेंगे आंतरिक। बाह्य मतलब जो देश पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे, है ना, और अपना संविधान बना चुके थे, उसे हम बोलेंगे बाह्य। वहाँ से हमने कुछ संविधान की कुछ चीज़ें वहाँ से ली हैं। यदि हम आंतरिक संविधान की बात करें तो आंतरिक संविधान में जो अधिकांश भाग लिया गया है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका 70% भाग या 2/3 भाग हमारे संविधान में आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो 1935 का ही है। यदि हम बाह्य हिस्से की बात करें, जो अदर चीज़ें ली गई हैं, जैसे चाहे हमारे मौलिक कर्तव्य हो, चाहे राष्ट्रपति की पोजीशन हो, है ना, वो सब हमने बाहर से ली है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बाह्य संविधान। जैसे ब्रिटेन से जो राष्ट्रपति की पोजीशन काफ़ी मिलती जुलती है। ब्रिटेन में महारानी होती है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, लेकिन वो भी नाम मात्र की है, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति नाम मात्र का है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बाह्य देशों से भी संविधान लिए हैं। तो भारतीय संविधान क्या है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। अब यही कारण है कि हमने जो पहले से बना हुआ संविधान था उसको भी यूज़ कर लिया, और बाह्य जो पहले से दूसरे देशों के संविधान है उनको भी संविधान बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उपयोग कर लिया। तो इसीलिए जो कुछ आलोचक हैं वो कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, मौलिक नहीं है। मौलिक का मतलब, उनका मतलब मौलिक से क्या है,
कि कोई भी चीज़ मौलिक वही होती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, नहीं हो उसी को मौलिक बोलते हैं, जो आलोचक का कहना है। लेकिन भारतीय संविधान तो नया नहीं है, ये तो हमने 1935 के संविधान से ही इसको लिया है, भारत शासन अधिनियम से। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमने कहाँ से ले लिया है? ब्रिटेन से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, जर्मनी से ले लिया। तो ये तो मौलिक नहीं है। तो उनका कहने का मतलब क्या है? ये उधार के सामान की बोरी है। जब हम कहीं से सामान लाते हैं ना उधार का, तो बोलते हैं वैसे ही ये क्या है? उधार के सामान की बोरी है, हमने कहीं दूसरी जगह से ले आए और इम्प्लीमेंट कर दिया, ये उनका कहना है। कुछ लोग बोलते हैं ये भानुमति का पिटारा है ना, आलोचक है। कुछ बोलते हैं अमौलिक है, मौलिक नहीं है, शुद्ध नहीं है ना। तो ये आलोचक का कहना है, लेकिन इसके पक्षधर भी है, तभी तो हमारा देश चल रहा है ना। मौलिकता के पक्ष में बहुत सारे पक्षधर हैं। पक्षधरों का कहना क्या है कि मौलिकता, जो आलोचक लोग मौलिकता का मतलब समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। मौलिकता का जो मतलब होता है वो क्या है कि जो समाज है, जो विज्ञान है ना, जो संविधान है, जो दर्शन है ना, में जो पुरानी बातें कही गई हैं, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1935 में कही गई हो, या जो हमने बाहर देशों से संविधान लिया है, ब्रिटेन, आयरलैंड, उनमें हालांकि जो बातें कही गई हैं पहले से कही हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनको नए प्रकार से संविधान में लिखा है या कहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या है? मौलिक है, पुराना नहीं है, कहीं से उसको उठाया नहीं है सामान की तरह। हमने क्या किया है? वहाँ से लिया जरूर है, लेकिन उसमें हमने अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया है ना। तो देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमने उसमें काम किया है, उसको लिखा है, इसलिए क्या है? ये मौलिक है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे संविधान में अनेक प्रावधान हैं, जैसे धार्मिक बहुलता, भाषाई बहुलता, अनुसूचित जाति, जनजाति। अब ये ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलते हैं। ये तो पूरा क्या हो गया? यूनिक पॉइंट हो गया, है ना। पहले तो जो हमने कहा कि जो पुरानी चीज़ें ली हैं हमने, वो कैसी हैं? उनको हमने अपने अनुसार बदल के फिर लिखा है। और दूसरा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल न्यू है, जो किसी भी देश के संविधान से हमने नहीं ली है। जैसे धार्मिक बहुलता, क्योंकि हमारे देश में कई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी। तो क्या सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, धार्मिक बहुलता है ना। धार्मिक बहुलता को लेकर भी हमारे संविधान ने, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखा है। फिर भाषाई बहुलता है, हमारे देश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है ना। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि भाषाओं के अलावा कुछ डायलॉग बोलियां भी बोली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है ना। मल्टीपल भाषाओं को ध्यान में रखा गया है, तो भाषाई बहुलता भी है। तो भाषाई बहुलता के कारण राज्यों को छूट दी गई है कि अपने अनुसार राज्य की भाषा चुन सकते हैं, है ना। फिर इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी जातियां जो अस्पृश्यता के कारण पीछे रह गई हैं, उनके उत्थान के लिए रिजर्वेशन का जो फंडा है वो संविधान में है। फिर जनजातियां जो कि मुख्य धारा से कटी हुई हैं, है ना, उनका रहन सहन काफ़ी पिछड़ा है, शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में इसका उल्लेख है। तो ये सब चीज़ें क्या है? अन्य देशों में नहीं मिलती हैं। तो ये क्या है? यूनिकनेस है, हमारे संविधान की यूनिकनेस भी है। तो इसलिए ये क्या है? मौलिक है, इसे मौलिक बोलना चाहिए, है ना, ये समर्थक बोलते हैं। फिर विश्व के प्रमुख संविधानों से प्रेरणा ली है। ये बात सही है कि हमने विदेशों के संविधान को हमारे देश के संविधान में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन क्या है? वो सिर्फ प्रेरणा ली है हमने वहाँ से, उसको ऐसा नहीं कि कॉपी और पेस्ट कर दिया, उठा के लिख लिया है, हमारे देश के अनुसार उसको बदला है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया है, इसलिए क्या है? मौलिक है। ठीक है। ऐसे तो कोई भी चीज़ क्या है? मौलिक नहीं है फिर, क्योंकि हम जनरेशन बाय जनरेशन कुछ नई चीज़ें सीखते जाते हैं और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ठीक वैसे हमने संविधान वहाँ से लिया है, उसमें अपने देश के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन किए हैं, तो ये क्या है? मौलिक है। फिर है भारतीय संविधान सार्वभौमिक मताधिकार को मान्यता देता है। अब इस सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि भारत में हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे मत देने का अधिकार है ना, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान कहता है सार्वभौमिक मताधिकार है इसमें,
हर एक 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का, मत देने का अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एकल नागरिकता, लोक प्रभुत्व को मानता है। भारत क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब भारत में अलग अलग राज्य हैं और भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, भारत क्या है, भारत में कई राज्य हैं और भारत क्या है, इन राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का संविधान भी अलग अलग है और इस पर क्या होता है, केंद्र का संविधान भी है। मतलब राज्यों पर केंद्र का संविधान भी लागू होता है और राज्यों का संविधान भी लागू होता है। लेकिन राज्य क्या है, जो केंद्र क्या है, वो सर्वोपरि है और राज्य चाहे अलग अलग हो। राज्य किस लिए बनाए गए हैं, ताकि व्यवस्था सही तरीके से हो, सही तरीके से लोगों को सुविधाएं मिले। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल है, मतलब भारत का नागरिक जो है वो एक ही नागरिकता रहेगी उसके पास। मतलब वो किसी भी राज्य का, उस पर राज्य की नागरिकता नहीं होगी, उस पर क्या लागू होगा, भारत की नागरिकता, है ना। तो ये बात हमारे संविधान में है। इसलिए क्या है, ये भी मौलिक चीज़ है कि भारत में राज्य चाहे कितने भी हो, लेकिन उसकी नागरिकता एक ही रहेगी। कहीं भी जाके वो रह सकता है, बस सकता है अपनी नागरिकता के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों को स्वीकारता है। अब भारतीय संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार भी हैं। मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, है ना। फिर शिक्षा का अधिकार जो कि बाद में आया, है ना। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है। ऐसे कई अधिकार हमको मिलते हैं। फिर संपत्ति का अधिकार भी था इसमें, जो कि बाद में हटा दिया गया, ठीक है। फिर हम देखें कर्तव्यों की, कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य जो कि हमें मानना चाहिए। यहाँ फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया कर्तव्यों को, लेकिन भारत का संविधान इसको स्वीकारता है। कर्तव्य मतलब जैसे हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदा नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक चीज़ों को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जैसे क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो ये भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, मौलिक है, इसे कहीं से उठाया नहीं गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, संसद व न्यायालय की सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। अब संसद भी क्या है, भारतीय संविधान का एक उच्च भाग है और न्यायालय भी क्या है, संविधान का उच्च भाग। अब दोनों ही उच्च है तो कौन किससे ज़्यादा ऊंचा होगा, तो दोनों ही क्या है, समान लेवल पर है। लेकिन एक बात कह दी गई है, मध्यम मार्ग निकाला गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र कार्यपालिका होगी, दोनों ही हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि दोनों ही संविधान का उल्लंघन करेंगे तब जाके कोई बात बनेगी। जैसे संविधान, संसद में कोई ऐसा कानून बन गया जो संविधान के अगेंस्ट है, जो संविधान की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है, तब क्या होगा, संविधान के तहत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका है ना। और इसी कारण भारतीय संविधान क्या है, मौलिक है। इसलिए जो समर्थक है वो क्या क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान क्या है, मौलिक है ना। इसमें ऐसी चीज़ लिखी गई है जिसे हम मौलिक बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में भारतीय संविधान के स्रोत को समझा कि भारतीय संविधान के कौन कौन से सोर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। इंटरनल मतलब मोस्टली भारत जो हमारा है, भारत शासन अधिनियम 1935 यही है। एक्सटर्नल में ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, है ना, ये इसके पोर्शन है, हमने देखा। फिर हमने देखा कि संविधान बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, कौन कौन से हिस्से इंक्लूड किए गए हैं। सिंपल रीजन है कि हमारा संविधान क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें किसी भी चीज़ को सिंपल तरीके से लिखा गया है ताकि कोई भी इंसान इसे पढ़े और उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। फिर आलोचक के बारे में पढ़ा कि आलोचक बोलते हैं कि इसको कहीं से उधार लिया गया है, फिर समर्थक बोलते हैं कि क्या है, मौलिक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि संविधान क्या है, मौलिक है, क्योंकि इसमें चीज़ों को बाहर से लिया तो गया है लेकिन देश के अनुसार उसको मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखे, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार हो या संसद व न्यायालय की सर्वोच्चता के बीच मध्यस्थता का रास्ता हो, है ना, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्यता को लेकर हमारे संविधान में कुछ एक्ट बनाए गए हो। ये सभी क्या है, यूनिकनेस को भी दिखाते हैं, है ना। यूनिकनेस और पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करना, इन चीज़ों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, मौलिक संविधान है, ठीक है। यदि आपको आज की क्लास में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में प्रियम्बल प्रस्तावना के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्रस्तावना वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।